इस मूवी की कहानी एक एलेक्स नामी जवान लड़के से शुरू होती है जो अपने घर में दाखिल होता है। दाखिल होते ही वो चौंक जाता है क्योंकि वो अपने ही मरी हुई बॉडी कालीन पे देख लेता है और साथ ही एक लिफाफा नीचे पड़ा देखता है जिस पे कुछ लिखा होता है। वो फौरन लिफाफा उठाकर खोलता है जिसमें से एक यूएसबी ड्राइव मिलती है। अब एलेक्स इस यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर में लगाता है जिसमें उसको अपनी ही एक वीडियो मिलती है जिसमें वो खुद के फ्यूचर के बारे में बता रहा होता है। वीडियो के शुरू में वो बताता है कि वो नशे में बिल्कुल भी नहीं और उसकी बातों को गौर से सुना जाए। नए में एक रेबिका नामी औरत दो गार्ड्स के साथ एलेक्स के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जैसे ही एलेक्स अपने घर का दरवाजा खोलता है तो रेबिका अपना तारुफ कराते हुए कहती है कि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से है और एलेक्स से कुछ बात करना चाहती है। और अब यहाँ रेबिका एलेक्स के साथ बैठकर उसे बता रही होती है कि उसकी कंपनी यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी के साथ मिलकर काम कर रही है। यहाँ रेबिका एक चेक आगे बढ़ाते हुए एलेक्स को ऑफर करती है कि वो इस कंपनी के लिए काम करे जिसके बदले उसे मुंह मांगे पैसे मिल सकते हैं, मगर इसके लिए एलेक्स को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि वो इस काम को सीगे राज में रखेगा। उसी दौरान रेबिका उसे मजीद कहती है कि उनके साथ यूएसए का एक ऐसा अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट है जिसे अब तक लॉन्च नहीं किया गया और इसमें खास बात यह है कि ये फ्यूचर से मुतालिक है जिसमें कुछ इनकोडेड मैसेज है जिन्हें डिकोड करना होगा और अगर एलेक्स एग्री होता है तो उसे लैब में जाना पड़ेगा। वो जानती है कि एलेक्स माली मुश्किलात का शिकार है और उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं रहती, लेकिन एलेक्स को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता कि रेबिका उसे इतनी बड़ी खतीर रकम ऑफर कर रही है और रेबिका ये बात बांप लेती है और एलेक्स के अकाउंट में उसी वक्त एक खतीर रकम ट्रांसफर कर लेती है। अब एलेक्स को यकीन हो जाता है तभी वो इस एग्रीमेंट पे साइन कर लेता है। इससे अगले दिन एलेक्स को एक गाड़ी में बिठाया जाता है और गाड़ी के अंदर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया जाता है। अब जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो खुद को एक खुफिया लैब के कमरे में देख लेता है जहां उसने अपना काम करना होता है। इतने में रेबिका आती है और उसे वो सैटेलाइट दिखाती है जो पहले से लैब में पड़ा होता है। अब यहाँ 5 हफ्ते गुजर जाते हैं मगर इसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो रेबिका वहाँ आके उसे मशवरा देती है कि एलेक्स को अब कुछ देर के लिए लैब से बाहर जाना चाहिए, पर एलेक्स अपना काम जारी रखना चाहता है। एक दिन वो देखता है कि एक लड़की सैम उन्हीं कोड्स को डिकोड कर रही होती है और फिर अचानक से एलेक्स के नाक से खून बहने लगता है। अगले दिन एलेक्स को उसके बेड के साइड पर इस लड़की का नाम लिखा हुआ मिलता है। अब फिर से एलेक्स अपने काम पर लग जाता है और उन मैसेजेस के कुछ हिस्से डिकोड कर लेता है। जब रेबिका का मकसद पूरा होता है तो रेबिका उसे कहती है कि अब उसका काम खत्म हो चुका है तो वो उसे वापस अपने घर भेज सकती है। अगले दिन जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में देख लेता है। अब एलेक्स की तबीयत खराब रहने लगती है और उसे अपने घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। एक दिन सुबह को एलेक्स के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो 2 अजीब से दिखने वाले शख्स उसके सामने खड़े होते हैं जिन्हें एलेक्स अपने घर के अंदर ले जाता है। यहाँ घर के अंदर वो दोनों अजीब इंसान एलेक्स से पूछने लगते हैं कि उसने मैसेज को डिकोड करने का काम क्यों किया, जिसके जवाब में एलेक्स बताता है कि ये तो उसका पेशा है और इसी काम की वजह से तो उसे पैसे मिलते हैं। वो दोनों आदमी एलेक्स से कहते हैं कि जिस चीज की आप डिकोडिंग कर रहे हो वो दरहकीकत दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। एलेक्स अपना सर दर्द के मारे पकड़ता है और इन्हें अपने घर से जाने को कहता है। वो दोनों एलेक्स की तरफ हैरानगी से देखते हुए चले जाते हैं। उनके जाते ही एलेक्स अपना कंप्यूटर ऑन करता है। इतने में रेबिका एलेक्स को कॉल करती है और उसे उसके एग्रीमेंट के बारे में याद दिलाती है तो एलेक्स समझ जाता है कि इस कंपनी के लोग उस पर नजर रखे हुए हैं और उसके हरकत को ट्रेस कर रहे हैं। और जब एलेक्स दोबारा कंप्यूटर पे काम करने बैठता है तो अचानक उसके घर की बिजली चली जाती है। एलेक्स एक टार्च हाथ में लिए घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि अजीब दिखने वाले लोगों में से एक शख्स उसके अपोजिट खड़ा है और वो शख्स अचानक से बड़ा होने लगता है। तो एलेक्स डर के मारे घर के अंदर चला जाता है और अपने घर के खिड़की से देखने लगता है। उस शख्स की बॉडी और भी ग्रो करने लगती है और उसका हाथ एलेक्स के करीब आने लगता है। एलेक्स उसके हाथ को अपने हाथ से छू लेता है। अब यहाँ अगली सुबह जब रेबिका एलेक्स से मिलने उसके घर पहुंचती है और उसे काम करते हुए पाती है, एलेक्स उसे बताता है कि इंसान 2 डायमेंशन स्पेस में रहते हैं, लेकिन कल उससे मिलने 2 अजीब शख्स आए थे और वो अपनी मर्जी से टाइम और स्पेस में हरकत कर सकते हैं। एलेक्स रेबिका से कहता है कि वो लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, यानी तीसरी जंग अजीम हो सकती है। एलेक्स की बात सुनकर रेबिका कहती है कि उसे पता है कि एलेक्स को ब्रेन ट्यूमर है, जबकि एलेक्स रेबिका को ब्लेम करती है कि उन्होंने उसे रेडियो एक्टिव वाले लैब में रखा जिसकी वजह से उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ और एलेक्स रेबिका को इस हथियार के बनाने से रुकने को कहता है। अब यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलेक्स अपनी ही डेड बॉडी को बाहर किसी जंगल में दफनाता है और वापस आकर कंप्यूटर पे अपनी फ्यूचर वाली वीडियो देखने लगता है जिसमें वो उसे कहता है कि रेबिका उसकी बात सुनना नहीं चाहती क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है। अब एलेक्स को वो लड़की याद आती है जो कि एक स्क्रिप्टोग्राफर होती है जिसका नाम बैथ होता है।
एलेक्स उसका पता मालूम करते हुए उससे मिलने उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वो लड़की एलेक्स से मिलने से इनकार करती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। एलेक्स उसके कमरे के खिड़की पे चिल्लाते हुए कहता है कि वो सिर्फ 6 महीनों का मेहमान है, यानी उसे कैंसर है और वो 6 महीनों बाद मरने वाला है। ये सुनकर बेथ दरवाजा खोलती है, उसे घर के अंदर बिठा लेती है और उसे कहती है कि वो भी सिर्फ 2 साल मजीद जिंदा रह सकती है। अब बेथ एलेक्स से कहती है कि जब उसे पता चला कि वो एक खतरनाक हथियार है तो उसने उनके साथ काम करना छोड़ दिया और कहती है कि साइफर नाम का एक शख्स उससे कंप्यूटर के जरिए कम्युनिकेट करता है और उसको मुख्तलिफ किस्म के टास्क देता है और बेथ उन्हें सॉल्व कर लेती है। अब यहाँ अचानक से बेथ की तबीयत खराब होती है तो एलेक्स उसे उसके बेडरूम में पहुंचाता है। अब जब एलेक्स सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है तो उसे बेथ के फ्यूचर के कुछ मनाजिर नजर आते हैं, जिसमें उसका शौहर बेथ को प्यार करते हुए किसी जंग पे जा रहा होता है। जब कुछ दिनों बाद बेथ को खबर मिलती है कि उसका शौहर जंग में मारा जा चुका है तो बेथ कुछ दवाइयां हाथ में लेकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि बेथ की कंप्यूटर पे साइफर मैन का एक मैसेज आता है जिसे एलेक्स रिप्लाई करता है। एलेक्स के रिप्लाई करने से साइफर मैन जान जाता है कि वो बेथ नहीं है, तो साइफर मैन कोई जवाब नहीं देता। अब एलेक्स को टेबल पे पड़े कुछ पेपर्स मिलते हैं जिनमें कुछ टास्क होते हैं जो कि उस साइफर मैन ने बेथ को सॉल्व करने के लिए दिए होते हैं। इन पेपर्स को देखते हुए एलेक्स सोफे पर ही सो जाता है। अब यहाँ अगले दिन का मंजर दिखाया जाता है कि बेथ अपने सारे पेपर्स एलेक्स के हाथ में देख लेती है और एलेक्स सोया हुआ होता है। जैसे ही बेथ वो पेपर्स उठाती है तो एलेक्स जाग जाता है। बेथ एलेक्स से कहती है कि ये सारे पेपर्स एक किस्म का पजल है जिन्हें सॉल्व करने के बाद इस खतरनाक हथियार को तबाही से रोका जा सकता है। एलेक्स बेथ से पूछता है कि उसने उनके साथ काम करना क्यों छोड़ दिया, जिसके जवाब में बेथ एलेक्स को बताने लगती है कि उसकी तबीयत उस लैब में रहने की वजह से खराब हुई थी और वो कहती है कि उसे भी अजीब से एलियंस दिखने लगे थे। बेथ बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है अगर कोई उनसे फ्यूचर से कांटेक्ट कर सकता है तो हम भी सैटेलाइट से कम्युनिकेट करके इस खतरनाक और तबाही मचाने वाले हथियार को बनने से रोक सकते हैं। इतने में बेथ की तबीयत फिर से खराब होने लगती है तो वो एलेक्स को जाने के लिए कहती है। अब यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही एलेक्स अपने घर पहुंचता है तो वहाँ रेबिका पहले से ही एलेक्स का इंतजार कर रही होती है। रेबिका एलेक्स को बेथ से मिलने से मना करती है, लेकिन एलेक्स उसकी बात को इग्नोर करते हुए जब अपने घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च पेपर्स जो कि अपने इख्तितामी मराइल में होते हैं वहाँ से गायब हो चुके हैं। और यहाँ बेथ अपने घर में एक तेज किस्म की लाइट देख लेती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती है और वो जोर से चिल्लाकर खुद को छुपाने लगती है। और यहाँ एलेक्स अपनी कुर्सी पर बैठकर शराब पी रहा होता है तो उसे अचानक से साइफर मैन का एक मैसेज आता है। एलेक्स समझ रहा होता है कि शायद ये रेबिका का मैसेज है, लेकिन तभी एलेक्स के घर की घंटी बजने लगती है और वो देखता है कि बेथ अपनी सारी रिसर्च पेपर्स हाथ में लिए वहाँ पहुँच चुकी है और वो एलेक्स से कहती है कि उसे साइफर मैन ने यहाँ भेजा है ताकि वो दोनों मिलकर इस खतरनाक फ्यूचर वेपन को तबाह कर सके। अब यहाँ दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और एक ऐसा वायरस बनाने की कोशिश करते हैं जो उस खतरनाक फ्यूचर वेपन को खत्म कर सके। अब अगली सुबह रेबिका वहाँ पहुँचती है और एलेक्स के घर के अंदर परेशानी की हालत में दाखिल होते हुए कहती है कि कंपनी उनके काम के बारे में सब कुछ जानती है और वो उनको इस कंपनी के मालिक का नाम बताती है और उन्हें इस कंपनी के मालिक के पास जाने को कहती है। उतने में एक काले रंग की गाड़ी वहाँ पहुँचती है। एलिस और बेथ घर के पिछले दरवाजे से निकलकर भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि रेबिका पकड़ी जाती है जिसे इंजेक्शन लगाकर गाड़ी में फेंक दिया जाता है और किचन के तमाम गैस खोलकर छोड़ देते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि एलेक्स और बेथ माइल्स नामी एक साइंसदान के घर उससे मिलने पहुंच जाते हैं। माइल्स कहता है कि वो उन दोनों को पहले से ही जानता है और उनके काम के बारे में भी। माइल्स बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि लैब में पड़े हुए सैटेलाइट के अलावा एक और भी सैटेलाइट है जो कि पिछले 400 सालों से जमीन के गिर्द चक्कर काट रही है और उसी वक्त से एलियन इंसानों के ग्रो करने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो खला में पहुंच सके, जिससे वो इस सैटेलाइट तक पहुंचकर इस मैसेज को एनक्रिप्ट करे। माइल्स उन्हें मजीद कुछ तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसमें एक ब्लूप्रिंट भी है जो कि इस मशीन की है जिसका मकसद ह्यूमन एवोल्यूशन खत्म करना है। माइल्स कहता है कि जब मैंने उसके बारे में अपने दोस्तों को बताया तो उसके सारे दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझकर उसे टाल दिया। माइल्स बात को आगे बढ़ाते हुए उन दोनों से कहता है कि एलियंस मुख्तलिफ डायमेंशन पे जा सकते हैं मगर वो अब भी ह्यूमन के डायमेंशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस लैब में पड़े हुए मशीन के बन जाने से एलियंस ह्यूमन के डायमेंशन में दाखिल होकर कुछ भी कर लेंगे। एलियंस इससे पहली वाली सैटेलाइट की मदद से इंसानों को सिर्फ एक फिल्म की तरह देख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है वो कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा सैटेलाइट जो कि लैब में मौजूद है उसकी मदद से एलियंस रियलिटी को बदल सकते हैं। माइल्स उन्हें बहुत सी बातें बताता है मगर हर एक चीज अच्छे से नहीं समझा पाता।
और माइल्स कहता है कि तकरीबन पिछले 30 सालों से उसके घर के गार्डन में एक एलियन रहता है जिसे माइल के बगैर कोई नहीं देख सकता और एलियन की मौजूदगी इंसानी दिमाग के मुताबिक तब्दील होता रहता है। एलेक्स अब यहाँ कहता है कि हम सैटेलाइट को हथौड़े की मदद से तोड़कर सब कुछ खत्म कर सकते हैं। माइल्स कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इस तमाम डेटा को कहीं और सेव किया हो, हमें चाहिए कि हम इसका तमाम डेटा मिटा दें। और माइल्स ये भी बताता है कि इस कंपनी के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन वो वाहिद शख्स है जिसे इस कंपनी का नक्शा डिटेल से पता है। वो उन्हें नक्शा दे देता है तो अचानक वहाँ बहुत जोर से बैल बजने लगती है और एलेक्स और बैथ वहां से भाग निकलते हैं। वो दोनों आखिरकार उस कंपनी की बिल्डिंग को ढूंढ लेते हैं और चुपचाप वो उस कंपनी में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि वो दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि वो दोनों लैब की तलाशी ले सके और अपने प्लान में कामयाब हो सके। अब यहाँ एलेक्स एक सिक्योरिटी गार्ड को एक अजीब हरकत करते हुए देखता है जो कि हवा में पीछे को उड़ रहा होता है, तो वो जान जाता है कि इस लैब के अंदर टाइम एक लूप है और जब बैथ चल रही होती है तो वो भी इस लूप में फंस जाती है। टाइम लूप की वजह से वो वहां से भागने में नाकाम हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ एलेक्स एक अंधेरे कमरे में बम लगाकर वहां से भागने लगता है तो एक अजीब सा एलियन उसके पीछे आता है और एलेक्स को छू लेता है, जिससे एलेक्स छोटे छोटे जर्रात में बिखर जाता है। थोड़ी देर बाद जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कुर्सी पे बंधा हुआ देखता है, जबकि उसके सामने एक एलियन बैठा हुआ नजर आता है। एलेक्स समझता है कि वो मर चुका है, तो वो एलियन उसे कहता है कि वो मरा नहीं, अभी तक वो जिंदा है। वो एलियन इस तजस्सुस में होता है कि इंसान टाइम को कैसे महसूस करते हैं, कि एलियंस के लिए टाइम और स्पेस के अलावा कुछ भी नहीं, जबकि इंसानों की दुनिया उनके लिए बहुत पुरस्कार होती है और यही वो चीज है जिसे एलियंस फील करना चाहते हैं। सामने बैठा हुआ एलियन मजीद कहता है कि इंसान एक ट्रैप फोर्स की मानंद है जो मुसलसल एक ही चीज के लिए आगे जाते हैं, जबकि एलियंस दूसरी जानिब स्पेस और वक्त से बाहर हर लम्हे में मौजूद होते हैं और वक्त की अहमियत एलियंस की समझ से बाहर होता है। वो एलियन मजीद कहता है कि क्या होगा अगर इंसान को किसी चीज का इंतजार ना करना पड़े। तभी वहाँ कुर्सी पर बैठे हुए एलेक्स की तबीयत खराब होने लगती है, तो एलियन उसे ऑफर करता है कि वो इसे दोबारा उसकी बीमार होने से पहले वाली डायमेंशन में भेज सकता है। एलेक्स कहता है कि उसे वो ऑफर एक्सेप्ट करके इस लैब में जाना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ एलियन हैरान होता है क्योंकि वो सिचुएशन चेंज नहीं कर सकता, तो अचानक से सारी सीन ही बदल जाती है। एलेक्स खुद को अपने ही रूम में कंप्यूटर के सामने पाता है और सोचने लगता है कि सब कुछ पहले से ही हो चुका है, अब वो कुछ भी नहीं बदल सकता। तो वो उस ड्राइव को दोबारा से लिफाफे में डालता है और वहां से उठने लगता है तो वो वापस जमीन पर गिर जाता है और वो वीडियो के आखिर में एलेक्स को कहता है कि वो अपनी माजी को भूल जाए और बैथ को भी मना करे और उसे कहता है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। और फिर बस इसी मोड़ पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।